गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। बच्चों, कल हमने अपशिष्ट पदार्थ और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बच्चों, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? सर, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। वेरी गुड। और मिनामाता नामक रोग कौन से देश में फैला था? सर, मिनामाता नामक रोग जापान में पारे के संक्रमण की वजह से 1950 में फैला था। बहुत अच्छे। इसका मतलब आप लोग घर पर जाके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम अपशिष्ट अर्थात कचरे को कैसे निस्तारित किया जाए इसके विषय में पढ़ेंगे। कचरे के ढेर धीमे धीमे इतने बढ़ गए हैं कि अब वो दूर से पहाड़ जान पड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण देश की बेहिसाब बढ़ती हुई जनसंख्या है। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण यूज और थ्रो अर्थात प्रयोग करो और फेंको की संस्कृति है। पुराने समय में व्यक्ति जब तक कपड़ा पहनता था जब तक वह फट नहीं जाता था और फटने के बाद उसके थैले बना लेता था अर्थात उस वस्तु का पूरा प्रयोग करता था। परंतु आज यूज एंड थ्रो की संस्कृति ने विकराल रूप धारण कर लिया है। खुले स्थानों में कचरे के ढेर लगने की वजह से आसपास का क्षेत्र भी प्रदूषित हो रहा है। कचरे के प्रबंधन के लिए 4R सुझाए गए हैं। आइए हम देखते हैं ये 4R क्या है। एक एक कर आप पढ़िए, यह क्या लिखा है। R1 रिफ्यूज मतलब मना करना। R2 रिड्यूस मतलब कम करना। R3 रीयूज मतलब दोबारा यूज करना। R4 रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण करना। वेरी गुड बच्चों। R1 मतलब रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। जितनी कोशिश हो हमें ऐसी वस्तुओं को लेने से मना कर देना चाहिए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं। सर, जैसे पॉलीथीन और प्लास्टिक। हाँ बेटा, यदि कोई आपको पॉलीथीन में सामान देता है तो लेने से मना कर दे। घर से झोला लेके जाएं या फिर कागज का लिफाफा लें। दूसरा R2 रिड्यूस मतलब कम करना। वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से करना चाहिए। आजकल हम शादी विवाह कार्यक्रमों में देखते हैं कि लोग बाग ज़रूरत से ज़्यादा थाली में खाना ले लेते हैं और फिर न खा पाने की वजह से उसको फेंक देते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उतना ही सामान लें जितना हमारे लिए आवश्यक है। इस तरीके से भी हम कचरे की मात्रा को कम कर सकते हैं। तीसरा है R3 रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना। बच्चों, आप इस फोटो में क्या देख पा रहे हैं? सर, बेकार पड़े हुए डब्बों से हम पेन पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं। बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलों से हम गुलदस्ते भी बना सकते हैं। पुराने अखबार कागजों से हम लिफाफे और कागज के बैग बना सकते हैं। सब्जी, खाना और कृषि के कचरे को हम गाय, भैंसों और बकरियों के उपयोग में ला सकते हैं। वेरी गुड बच्चों, यही है पुनः उपयोग। कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। हमें ऐसी पेन का उपयोग करना चाहिए जिसमें दोबारा रिफिल या स्याही डाली जा सकती है, क्योंकि इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे अगर हर बार यूज़ एंड थ्रो वाले पेन उपयोग करेंगे तो सोचो कितने सारे प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाएगा। और आखिरी है R4 रिसाइकिल अर्थात पुनः चक्रण। जैसे हम अपने घरों में पड़े हुए खराब उपकरणों, वाहनों, अखबार, प्लास्टिक आदि को कबाड़ी को इसलिए दे देते हैं जिससे उनका पुनः चक्रण हो पाए। धातुओं के कचरे को कबाड़ी ऐसी जगह भेज देता है जहां पर उन्हें पिघलाकर पुनः नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। बच्चों, इस प्रकार इन 4R को अपनाकर बेकार और अनुपयोगी वस्तुओं की मात्रा को कम करना एवं उनको अपनी आवश्यकता के हिसाब से उपयोगी बनाने की क्रिया को ही निस्तारण कहते हैं। तो बताइए अब हमें क्या करना है? हम सभी को R4 अपनाना होगा। यह व्यवस्था वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य होनी चाहिए। कल ही तो हमने पढ़ा था कि जब कचरा हमारा है तो समस्या हमारी है, तो इसका निदान भी हमको ही करना है। बच्चों, आपने ऐसे डस्टबिन अवश्य देखे होंगे।
क्या आप बताएंगे कि आपने ऐसे डस्टबिन कहाँ देखे हैं? सर ऐसे डस्टबिन तो हमारे स्कूल के बाहर ही रखे हैं। सर मैंने पार्क में देखे हैं। सर मैंने झांसी स्टेशन पे देखे थे। सर मैंने रानी लक्ष्मीबाई के किले में देखे थे। वेरी गुड, इसका मतलब आप सब लोग इन डब्बों से परिचित हैं। अच्छा बताओ, इनमें हरे डब्बे के ऊपर गीला कचरा और नीले डब्बे के ऊपर सूखा कचरा क्यों लिखा होता है? सर हरे डब्बे में हम वो कचरा डालते हैं जो गीला होता है और नीले डब्बे में हम वो कचरा डालते हैं जो सूखा होता है। अच्छा प्रयास, पर यह पूरी तरीके से सही नहीं है। बच्चों, हरे कूड़ेदान में हमें जैविक कचरा डालना चाहिए, अर्थात जो गल जाता है। जैसे हमारे विद्यालय की रसोई में से निकलने वाला कचरा जैविक कचरा है, तो उसे हम हरे कूड़ेदान में डालेंगे। और नीले कूड़ेदान में हम ऐसा कचरा डालते हैं जो अजैविक होता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन और टूटे फूटे कांच के टुकड़े। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि अस्पतालों में किस रंग का डस्टबिन होता है? सर नीला हरा ही होता होगा। हाँ बेटा, सामान्य कचरा डालने के लिए वहाँ भी नीले और हरे डस्टबिन होते हैं, परंतु चिकित्सीय कचरा डालने के लिए वहाँ पर लाल रंग का डस्टबिन होता है, जिसमें संक्रमित सुइयाँ, इंजेक्शन, रुई आदि डाले जाते हैं। बच्चों, सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमारी ग्राम पंचायतों के द्वारा भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। क्या आप उन्हें बता सकते हैं? घर से निकलने वाले गंदे पानी के लिए नालियों का निर्माण और उनकी रोज सफाई होनी चाहिए। सार्वजनिक कूड़ा घरों और घूर गड्ढों का निर्माण, कुओं और तालाबों की नियमित सफाई और उनमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और उसकी सफाई का ध्यान रखना। वेरी गुड बच्चों, इसके अलावा पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान चलाना भी हमारी उन्हीं इकाइयों का काम है, क्योंकि केवल सरकारी प्रयासों के आधार पर हम अपने समुदाय और परिवेश को स्वच्छ नहीं रख सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों के निवारण के लिए समुचित उपाय करना हम सभी का दायित्व है। हम सभी का मिला जुला प्रयास पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बच्चों, मैं आपको एक प्रोजेक्ट वर्क देता हूँ। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं से प्राप्त अपशिष्ट कागज से लुगदी बनाकर उससे खिलौने और मुखौटे आप घर से बनाकर लाएंगे। थैंक यू थैंक यू सर। सर। आशा है आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कृपया मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं आपका अतुल गौर, धन्यवाद।